पिछली क्लास में अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर दैट कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग टाइम। और फिर अपन ने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो देखो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस है इसका मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम की या कोई भी ऑब्जेक्ट की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि आप चार्ज स्टोर कितना कर पा रहे हो। ठीक है ना, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। और ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो चार्ज को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं अपन कैपेसिटर। कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे आपके पंखे में कंडेंसर होता है, कैमरे के अंदर फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट इन कैमरा। ठीक है, तो कैमरे में जो फ्लैश लाइट होती है वो भी एक टाइप का क्या है? कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर को पहले चार्ज किया जाता है, चार्ज देते हैं उसको। ठीक है, वो एनर्जी को स्टोर करता है। फिर जब एनर्जी आपको चाहिए होती है तो क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो आपको फ्लैश के फॉर्म में लाइट मिलती है, अलग अलग फॉर्म में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि आपके पास में एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, है ना? अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, दे डू नॉट, ये अलाउ नहीं करते हैं करंट के फ्लो को। ठीक है, क्यों, क्या रीजंस होते हैं? बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टर्म्स में डिफाइन करते हैं इनको, वो अपन आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दो टाइप के मटेरियल हैं, एक कंडक्टर्स, एक इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर भी होते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो अपन एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो कंडक्टर्स का सिंपल सा मीनिंग है कि करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, इंसुलेटर्स जो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते। कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आपको रिलीज करेगा। पहले आप उसको कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर वो क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो आपको अलग अलग फॉर्म में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जैसे आपका फ्लैश लाइट है कैमरे के अंदर, जो फैंस होते हैं उनके अंदर कंडेंसर होता है। फिर जो भी एक कंडक्टर होता है या कोई भी मटेरियल होंगे उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो मान के चलो ये आपके पास में कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस में ये न्यूक्लियस होता है, ऐसे ये न्यूक्लियस हो गया, ऐसे शेल्स होते हैं। ठीक है, ये शेल्स है, ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये क्या हो गया? शेल्स हो गए। अब शेल्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, वो क्या होगा? कम होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स क्या होगा? वहाँ पे कम। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो क्या कम है? लीस्ट फोर्स है, लीस्ट न्यूक्लियस फोर्स है। जब ये इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या है? कम है, तो ये क्या कर सकता है? इजीली मूव कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं अपन बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? मैक्सिमम न्यूक्लियस फोर्स होता है, मैक्सिमम न्यूक्लियस
फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे ज़्यादा होती है। समझ में आया? तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कम लगता है, और जो इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कैसा लगता है, ज़्यादा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कम है वो तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा है वो कैसे होते हैं आपके पास में, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब्सटेंस के अंदर ही रहेंगे, मेटल के सरफेस में, मेटल के अंदर रहेंगे, ऐसे नहीं कि मेटल के सरफेस के बाहर चले गए, और करंट कंडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स समझ में आए क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो करंट कंडक्ट नहीं करते हैं लेकिन अपना जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर है वो शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो सब्सटेंसेज, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सब्सटेंसेज which do not conduct electric current but shows its electric effect in the presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उनको क्या बोलते हैं अपन, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे ऑयल हो गया, पेपर हो गया, वैक्स हो गया, ये सारे इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो सारे सारे जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके अंदर होंगे, एटम या मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास में, पेपर, ऑयल, वैक्स, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं अपन तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर पाते हैं। तो अपन बात करें टाइप्स के बारे में तो दो टाइप के होते हैं, एक होंगे आपके पास में पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और एक होंगे आपके पास में नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और ये हो जाएंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, पोलर्स में क्या क्रिएट होंगे, पोल्स क्रिएट होंगे। पोल्स बोले तो एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा, एक साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नॉन पोलर में ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो पोलर में क्या होगा, जैसे कि HCl आपके पास में H2O है, इसमें क्या जाएंगे आपके पास में H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, है ना। ये एग्जांपल्स हैं। अब मैं बात करूं पोलर और नॉन पोलर के बारे में, तो HCl है आपके पास में, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है, Cl। तो जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा कि जहाँ पे जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब क्लोरीन ने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो एक साइड क्या बन गया, प्लस चार्ज, एक साइड क्या बन गया, माइनस चार्ज बन गया। तो दो पोल्स क्रिएट हो गए कि नहीं हो गए, तो इसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ऐसे H2O के अंदर होगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन CO2 इनमें ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, फिर बात करेंगे नॉन पोलर के बारे में।
ठीक है, देखो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे सब्सटेंस जिनमें जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, ठीक है ना, वो कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं, ठीक है ना। दो सब्सटेंसेज इन विद द सेंटर्स ऑफ those substances in which the center of positive and negative ions of molecules are not concentrated but are separated, ठीक है। कंसंट्रेटेड नहीं होते, एक पॉइंट पे नहीं होके थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा HCl के लिए। तो क्या हो जाएगा, एक पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा और एक पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो क्या बनाएंगे, एक डाइपोल बनाएंगे। क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। तो ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये क्या बनाते हैं, दे क्रिएट डाइपोल एंड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वो क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे, और परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट पता है आपको क्या होता है, P = Q × 2a के बराबर होता है, ठीक है। अभी क्या है, आपके पास में कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं है, और सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बने थे, सबके पास में क्या परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो ये रैंडमली रहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी जो डाइपोल बने हैं, सारे कैसे मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, dipoles are arranged randomly. Therefore, their net dipole moment equals to 0, ठीक है। वो रेंडमली अरेंज है तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डाइपोल क्या करेंगे, खुद को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, dipole align themselves in the direction of external field, ठीक है। तो क्या लिखा, ऐसे सब्सटेंस जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन मॉलिक्यूल के कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या क्रिएट करते हैं, डाइपोल क्रिएट करते हैं, और परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है इनका। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रैंडमली अरेंज होते हैं, और नेट जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0। और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये खुद को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेंगे, ठीक है ना। एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। आपके पास में पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ऐसे। पहले अपन देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर देखेंगे अपन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, तो पहला केस क्या आपके पास में, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा केस कौन सा आपके पास में, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो डायपोल है आपके पास में लेकिन रैंडमली है। डायपोल बनाने के लिए कोई प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट या नेट डायपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा आपके पास में, 0 के इक्वल। लेकिन जैसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो सारे के सारे डायपोल क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में जो आपका नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये दो केस हैं। फर्स्ट केस में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल तो है, डायपोल मोमेंट भी है सबका, लेकिन वो रैंडमली अलाइन है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली बिहेवियर है, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट कितना है, 0। यहाँ पे आपने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो सारे सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो इनका तो नेट डायपोल मोमेंट तो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में। सेकंड आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पोलर में क्या था, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस थे वो क्या थे, कंसंट्रेटेड नहीं थे, लेकिन इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे वो क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे। ठीक है ना, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर concentrated at a point। जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं मॉलिक्यूल्स के वो क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायपोल है वो नहीं बनेगा, दे डू नॉट क्रिएट डायपोल, दे डू नॉट क्रिएट डायपोल एंड have zero dipole moment। और इनका डायपोल मोमेंट कैसा होगा, 0 डायपोल मोमेंट। लेकिन जैसे आप इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये क्या होना चाहिए, उसकी लाइन में अलाइन होना चाहिए। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, they align in the direction of electric field। जो पॉजिटिव आयन होगा वो तो डायरेक्शन में अलाइन होगा और जो नेगेटिव आयन होगा अपोजिट को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो पॉजिटिव आयन है वो तो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, और जो आपका नेगेटिव आयन है वो अलाइन होगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन
टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे अपन ने बात कर ली पोलर और नॉन पोलर के बारे में। नॉन पोलर में क्या होता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं पॉइंट पे, इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, पॉजिटिव वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल आपको पता ही है। तो देखो होता है क्या, ऐसे होता है, ये तो इन द एब्सेंस के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंस में। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होगा आपके पास में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सेंस में क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होता है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। जैसे आपने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही डायपोल क्रिएट करेंगे। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अपन ने देखा कि जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पे तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होता है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अपन पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, इंडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मोमेंट in a dielectric substance in the presence of external electric field is known as polarization of dielectric substance। तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी उसकी, इंडक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट in a dielectric substance in a dielectric substance in the presence of external electric field is known as polarization of dielectric substance। ठीक है, तो जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड करता है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, पोलराइजेशन होंगे। और P प्रोपोर्शनल हो गया E के। जैसे अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा P इक्वल्स टू, ठीक है ना, चाय। ये जो साइन है इसको बोलते हैं चाय। ये होता है आपके पास में ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको अपन, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और ये बताता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितना जल्दी पोलराइज होगा, ठीक है ना। ये है मेजर ऑफ पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेजर ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, और जो चाय है वो आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है।
कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास में? डायमेंशन लेस। तो एक डायपोल को सॉरी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर पोलराइजेशन होता है, या फिर आप बोलें तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपन पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो पी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए वेक्टर के, पी वेक्टर इक्वल्स टू चाहे ई, चाहे आपका ससेप्टिबिलिटी कॉन्स्ट है या डायरेक्ट वो सॉरी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो मेजर ऑफ पोलराइजेशन होता है, और एक ये आपके पास में डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे कि कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस है वो क्यों होता है, क्या वजह है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो अपन ने बात की थी कि जो भी कैपेसिटेंस या कैपेसिटर होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज्ड कंडक्टर होते हैं, और जो चार्जिंग है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज पे। जो चार्ज है, चार्ज ऑन ए कंडक्टर, चार्ज ऑन ए कंडक्टर किस पे डिपेंड्स करता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? टेकन हो गए, बाहर ले लिया आपने, तो कैसा चार्ज आएगा उस पर? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, गिवन है, तो कैसा चार्ज आएगा उसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज आएगा। और अपन चाहते हैं कि कोई भी कंडक्टर कैसे बिहेव करे? एज ए कैपेसिटर बिहेव करे। कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो चार्ज को क्या करेगा? स्टोर करेगा, मतलब उसको कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होगा। तो मान के चलो एक सब्सटेंस है और इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए ऐसे, ठीक है। अब मैं अगर इसको और इलेक्ट्रॉन देना चाहूँ, मैं बाहर से और इलेक्ट्रॉन लेके आऊँ, तो इस इलेक्ट्रॉन पे और इस इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा आपके पास में? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस का चार्ज है, सब्सटेंस पे भी कैसा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जैसे रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी सब्सटेंस की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी सब्सटेंस की क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि जो चार्ज ऑन ए कंडक्टर वो डिपेंड करता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर आपने उससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो नेगेटिव चार्ज। अपन बात करें कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, क्या कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं। अगर चार्ज स्टोर कर पा रहा है इसका मतलब कि आप उसको चार्ज दे रहे हो, आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने दे दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा सब्सटेंस पे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं देना चाहूँगा तो दोनों पे सेम चार्ज की वजह से इस पर कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से क्या चेंज हो जाएगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इंक्रीज हो जाएगी जनरल सॉरी, वैसे आपका क्या चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि क्यू चार्ज की वजह से वी चेंज आया पोटेंशियल में, वी पोटेंशियल मिला उसको। चार्ज कितना आपके पास में? क्यू, और पोटेंशियल क्या है? इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या है? लेट। चार्ज कितना आपके पास में? क्यू, इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना है? वो है आपके पास में v। तो चार्ज प्रोपोर्शनल किसके? पोटेंशियल के। तो q चार्ज g, q प्रोपोर्शनल किसके हो गया? v के। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा, q इक्वल्स टू cv, c इक्वल्स टू कितना गया? q अपॉन v।
सी को बोलते हैं अपन कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम पर वोल्ट, या इसको बोलते हैं अपन फेरेड। क्या बोलते हैं अपन, फेरेड बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। तो इसकी छोटी यूनिट्स होती हैं मिली फेरेड, मिली फेरेड, 10⁻³ माइक्रो फेरेड, 10⁻⁶ नैनो फेरेड, 10⁻⁹ एंड पिको फेरेड। और भी छोटी हो सकती है यूनिट्स, फर्मी में हो सकती है। मिली के लिए अपन काम लेंगे स्मॉल एम, स्मॉल एम है, माइक्रो के लिए म्यू है, नैनो के लिए स्मॉल एन है, पिको के लिए स्मॉल पी है। ठीक है, तो जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज प्रोपोर्शनल पोटेंशियल, क्यू प्रोपोर्शनल वी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया सी, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन होती है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज चाहिए उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या जाएगी, अमाउंट ऑफ चार्ज required to increase potential by 1 unit is known as capacitance। जब भी आप कंडक्टर का जो है पोटेंशियल 1 यूनिट से इंक्रीज कर दें और उसके लिए जितना चार्ज चाहिए आपको, उसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल, सॉरी उसको बोलते हैं अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं। देखो जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। देखो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है साइज पे, जो आपका कंडक्टर का साइज है उस पे। सेकंड डिपेंड करता है शेप पे, कंडक्टर की शेप पे, जो सराउंडिंग कंडक्टर्स उन पे। आसपास जो कंडक्टर्स उन पे डिपेंड करता है। और फोर्थ डिपेंड करता है मीडियम पे, ऑन मीडियम, कि जो आपका कंडक्टर का मीडियम क्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। जब भी अपन चार्ज करेंगे कोई भी कंडक्टर को या कोई भी कैपेसिटर को, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का ही चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर अपन ने भी क्या पढ़ा, क्यू प्रोपोर्शनल वी पढ़ा। अगर क्यू और वी के अंदर ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो आपका वाई एक्सिस है इस पे तो क्या आ जाएगा, क्यू, इधर क्या आ जाएगा आपके पास में, वी है। और जब आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे tan थीटा, वो कितना आएगा आपके पास में, Q अपॉन V, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके C को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मैं बात करूँ डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन ऑफ C। यहाँ से देखो इसकी डायमेंशन निकालनी है आपको। तो डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, एम्पीयर इनटू टाइम। वोल्टेज किसके बराबर था आपके, वर्क अपॉन V इक्वल्स टू W/Q पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की डायमेंशन क्या है, M1 L2 T-2 अपॉन चार्ज की क्या होती है 80। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी, A2 T2 अपॉन M1 L2 T-2। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, M-1 L-2 A2 T4। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत है, ठीक है आगे चलें। नेक्स्ट है आपके पास में कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। आपके पास में कैसा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर।
मान के चलते हैं लेट क्यू है आपके पास में चार्ज ऑन स्फीयर और आर है आपके पास में रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक, तो ये आपके पास में एक स्फीयर हो गया जिसकी रेडियस आपके पास में कैपिटल आर है और इसको चार्ज दिया हुआ है प्लस। चार्ज कितना आपके पास में क्यों है, तो अपन सबसे पहले पोटेंशियल निकालें। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर। आपको v का फॉर्मूला पता है, v इक्वल्स टू कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है ना। और अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, चार्ज सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। C इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, Q अपॉन V। Q तो एज इट इज, V किसके बराबर है आपके पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कट गया तो आपको कितना मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये क्या मिल गया आपको, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि जब आपके पास में वैक्यूम है, अगर आपके पास में कोई मीडियम हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो वैक्यूम में तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, इन वैक्यूम क्या फॉर्मूला बन रहा है आपके पास में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और अगर मैं बात करूं इन मीडियम तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। ये आपके पास में सी नॉट और ये हो गया आपके पास में सी एम हो गया। अगर अपन इन दोनों टर्म्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, मैं सी एम को डिवाइड कर दूं सी नॉट से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर अपॉन, ठीक है देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो सी एम अपॉन सी नॉट किसके बराबर आ गया, ई आर के। और इसको क्या बोल देते हैं अपन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। देखो अभी तक क्लास में अपन ने किस किस चीज़ों के बारे में बात की है। सबसे पहले अपन ने बात की कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसको कोई समझने की जरूरत नहीं है। फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की, उसको कोई समझने की जरूरत नहीं है। पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में बात की, वो आपको पता है पोलर में क्या होता है, डिस्टेंस पे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन, और नॉन पोलर में नहीं होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है और नॉन पोलर का भी 0 होता है। लेकिन जैसे आप प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके अंदर डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो वो अपन ने पढ़ा, पी प्रोपोर्शनल किसके पढ़ा अपन ने, ई के, तो पी इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, चाय ई मिल गया। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलता है। फिर अपन ने पढ़ा कि जैसे चार्ज ट्रांसफर करते तो पोटेंशियल बढ़ता है, क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में, सी वी आ गया था, यही आया था, है ना। सी आपका कैपेसिटेंस है, यूनिट क्या होती है इसकी, फेरड, फेराडे नहीं फेरड, है ना। और एक बड़ी यूनिट है तो इसको छोटे यूनिट्स में लिखते हैं, मिली फेरड, माइक्रो फेरड। इसके डायमेंशन क्या होती है, m-1, l-2, a2, t4, यही पढ़ा गए थे। फिर अपन ने बात की अगर आपके पास में स्फेरिकल कैपेसिटर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सी नॉट, और सी एम कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सी एम अपॉन सी नॉट किसके बराबर आएगा, आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं, अब अपन कर लेते हैं 1-2 एग्जांपल्स इन फॉर्मूलाज। तो देखो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना आपके अर्थ का। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, अर्थ का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो अर्थ को अपन मान लेते हैं स्फीयर, अर्थ को क्या मान लिया अपन ने, स्फीयर मान लिया। ठीक है,
अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अर्थ की रेडियस कितनी होती है आपके पास में, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पे तो ऊपर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 की पावर 9। वैल्यूज रख दो बस, और कुछ नहीं करना। तो सी नॉट कितना हो गया, 6.4 इंटू 10 की पावर 6/9 इंटू 10 की पावर 9। यही आएगा आपके पास में, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.711 इंटू 10 की पावर -3 है, और इसको लिख सकते हैं अपन 711 माइक्रोफैराड। याद रखना अर्थ का कैपेसिटेंस इतना होना चाहिए। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, 711 माइक्रोफैराड। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास में एक स्पेरिकल कैपेसिटर हो और उसका कैपेसिटेंस 1 हो जाए, उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाए 1, तो आपको कैलकुलेट करके बतानी है रेडियस। तो देखो सी नोट की वैल्यू कितनी हो जाए 1 क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपको आर फाइंड आउट करना है, और हमको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/9 इंटू 10 की पावर 9। वेल देखो सी नोट इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर इक्वल्स टू कितना हो गया, सी नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, सी नोट आपको 1 दिया हुआ है, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है। और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये है 1400 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ लगभग, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अर्थ की सरफेस पे 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाया जा सके। क्यों, अगर आपको 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना है अर्थ की सरफेस पे, तो उसकी जो रेडियस है कितनी होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, लेकिन अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कैपेसिटर्स बनते हैं 1 फैरेड के, 2 फैरेड के, वो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करके बनाए जाते हैं, है ना। एक सिंगल कैपेसिटर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला कि जब आपने कैपेसिटर को एयर में रखा हुआ है तो उसका कैपेसिटेंस है 2 फैरेड। जैसे आपने उसको रख दिया 2 फैरेड नहीं 2 पिको फैरेड है। जैसे आपने उसको वैक्यूम में जैसे आपने उसको किसी मीडियम में रखा तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया आपके पास में 12 पिको फैरेड। आपसे पूछ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, ठीक है। अपन ने पढ़ा था ER इक्वल्स टू CM अपॉन C नॉट, तो 12 पिको फैरेड अपॉन 2 पिको फैरेड, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि दो सरफेस है स्पेरिकल सरफेस, और दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है, और उनके जो वोल्टेज का रेशियो वो 1:2 है। तो कैपेसिटेंस का रेशियो पूछा आपसे, है ना। तो देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, Q1 इक्वल टू Q2, तो Q है चार्ज तो आपके पास में सेम है, V1 रेशियो V2 कितना आपके पास में 1:2 है। सिंस हमको पता है C पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, है ना, देयरफॉर जस्ट रिवर्स हो जाएंगे रेशियो, देयरफॉर C1 रेशियो C2 कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। एक तरीका तो ये, या दूसरा तरीका सोल्व कर लो खुद से ही। सेकंड मेथड क्या बोलता है, सिंस C इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में Q अपॉन V, तो C1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q अपॉन V1, एंड C2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q अपॉन V2। डिवाइड कर दो दोनों को बाय डिवाइडिंग, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू कितना हो गया Q अपॉन V1, Q अपॉन V2, तो कितना मिलेगा V2 अपॉन V1 मिलेगा। और V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू कितना गया 2 अपॉन, तो ये हो गया आपके पास में 2:1 हो गया, ठीक है। इस चैप्टर का ये बेसिक्स क्लास है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो समझने लायक हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है आपको पोलराइजेशन के बारे में,
दूसरा कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही इंक्रीज इन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है साइज पे, शेप पे, सराउंडिंग मटेरियल पे, सराउंडिंग कंडक्टर्स पे और मीडियम के ऊपर, ठीक है ना डिपेंड करेगा चार्ज पे, ना डिपेंड करेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल पे, ठीक है। C=Q/V और एक स्पेरिकल कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला कितना आ रहा है आपके पास में, C=4πε/r आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करें।